सबसे युवा देश में युवाओं की बात होनी जरूरी है। हमारे देश को लेकर एक बात सभी के मन मस्तिष्क में जो बैठी हुई है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में एक किसान के लिए सबसे ज्यादा जिस विभाग की जरूरत पड़ती है वो रहता है राजस्व विभाग, और उसमें कार्य करने वाला पटवारी। और पटवारियों की एक भर्ती हुई मध्य प्रदेश में। हालांकि इसमें अनेक पद थे, लेकिन इसे पटवारी भर्ती के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया किसानों के सबसे ज्यादा पटवारी ही परिचित हैं। उनका कार्य सबसे ज्यादा उनसे होता है। राजस्व विभाग का कोई भी कार्य होता है उनसे जुड़ा होता है। और इस भर्ती में अनेक सवाल खड़े हुए और इसे कथित पटवारी भर्ती घोटाला भी कहा गया। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या बातें हुई, हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नमन सिंह जी, आप चयनित अभ्यर्थी हैं। नमन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शिवदत्त शुक्ला जी, आप प्रशिक्षक हैं और तैयारी में मदद करते हैं। शिव शुक्ला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। हमारे साथ विपिन तिवारी जी रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट के, और आपने बहुत शुक्रिया पटवारी भर्ती से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट तैयार की है। चर्चा को और बढ़ाएं इससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दीपक कुमार नामदेव उन 6,755 चुनिंदा लोगों में से थे जिनका चयन पटवारी भर्ती के लिए हुआ था, लेकिन भर्ती आज तक नहीं हो पाई। वजह थी पटवारी भर्ती घोटाला। इसे व्यापम 2.0 भी कहा जाता है। दीपक नामदेव रीवा जिले की गुड़ तहसील के रहने वाले हैं। बड़ा गांव में इनके पिताजी दर्जी का काम करते हैं। दिन के 16 घंटे लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह परिवार का पेट पालते हैं। बच्चे के पटवारी बनने की खुशी जाहिर है इन्हें सबसे ज़्यादा थी। सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। कोरोना लॉकडाउन के समय पिता का काम बंद होने से घर का आंदोलन किया। 3-4 बार हम लोग भोपाल गए। हर जिलों में मामा जी को 3 से 4 बार हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ज्ञापन दिया। ट्विटर में हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया कई बार ट्रेंड कराया।
हम लोगों ने 25 से 30 हज़ार लेटर मामा जी को भेजे, उसके बावजूद भी मामा जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से एक हम लोग को नियुक्ति का आश्वासन नहीं दिया गया। दीपक की ही तरह मध्य प्रदेश के 13 लाख बेरोजगारों ने पटवारी भर्ती के फॉर्म भरे थे। इनमें से केवल 6,755 का चयन हुआ। मध्य प्रदेश में यह भर्ती 5 साल बाद निकली थी, लेकिन अब सभी चयनित पटवारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। 6 सालों की मेहनत के बाद फाइनली मेरा किसी एग्ज़ाम में मेरिट में नाम आया है, और अगर इसमें मेरे को नियुक्ति नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा जीवन में। मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ चीज़ों को। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7.1% है। इनमें से विंध्य में बेरोजगारी दर 9.3% यानी सबसे ज़्यादा है। यहाँ काम करने लायक हर 10वां नौजवान बेरोजगार है। काम न मिलने की वजह से युवाओं में डिप्रेशन की बीमारी भी बढ़ने लगी है। देखिए, युवाओं से मेरी अपील है कि ऐसी कंडीशन में जो हमारे हाथ में है उस पर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप खुद पर फोकस होते हैं तो जो हमारे आसपास कई बार अपनी घटनाएं होती हैं, हमारे मन की बातें नहीं होती हैं, उनका तनाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। अच्छी नींद लें, अपने मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, कोई भाव आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों से साझा करें। तनाव को दूर करने के लिए नशे का सहारा ना लें, एक्सरसाइज करें, डाइट जो है वो टाइम पर लें और रियलिस्टिक रहें। जो भी आप अभी इस कंडीशन में बेस्ट कर सकते हो वो ही आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक्शंस हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का यह पहला भर्ती घोटाला नहीं है। इससे पहले साल 2012-13 में जेल प्रहरी, व्यापम जैसे बड़े मामले आ चुके हैं। इन पर खूब राजनीति भी हुई। सरकार को केवल चुनाव के समय ही युवाओं की याद आती है। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट भले ही दीपक की हो, लेकिन ये नेतृत्व करती है उन सभी अभ्यर्थियों का जो चयनित हुए और जो तैयारी कर रहे हैं। हम चलेंगे नमन जी के पास। नमन जी, ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई और अचानक इसमें रोक लगी, इस पर क्या कहना है आपका? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्लेटफॉर्म सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर बस मैं एक जवाब, मतलब अगर मैं इन सबका एक वर्ड में आंसर दूं तो वो है मानसिक पीड़ा। बट सर, ये मानसिक पीड़ा जो शब्द है ना सर, बहुत छोटा शब्द है जो इस दौरान चयनित अभ्यर्थी फेस कर रहा है। सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक दिन में तो तैयारी करके आदमी युवा यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल। बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, माँ बाप की दुआएं लगती है, तब जाके एक चयनित अभ्यर्थी या फिर किसी भी अभ्यर्थी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है। अब उस दौर से गुजरने के लिए ना सिर्फ मेहनत लगती है सर, बहुत सारा अथक, आप ये समझिए, नंबर ऑफ फेलियर लगता है। एक फेलियर के दौर से गुजरना पड़ता है, तब जाके वहां तक आदमी पहुंच पाता है। अब उस दौरान मानसिक पीड़ा का शब्द इसीलिए मैं छोटा कह रहा हूं सर, क्योंकि ये सब झेलने के बावजूद आदमी अपनी प्रिपरेशन से, अपनी मेहनत के दम पे एक मेरिट लिस्ट में नाम लाता है। उसके बाद क्या होता है कि भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी जाती है। सर, हमको रोक से भी प्रॉब्लम नहीं थी। आप जांच रिपोर्ट 31 तक सबमिट करते, हम उसमें भी वेट कर लेते। बट सर, 31 के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है जांच रिपोर्ट की। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने बोला है कि 31 तक जांच रिपोर्ट आनी थी, तब तक आ जाती, बट तब भी नहीं आई। सर, हमने गणेश चतुर्थी में, रक्षाबंधन पे, 15 अगस्त पे, न जाने कितनी बार ट्विटर ट्रेंड करा के सर अथक, मतलब आप सोचिए ना, इतनी मेहनत हमने पढ़ाई में भी नहीं की होगी जितनी नियुक्ति पाने की आस में कर ली है। तो सर, मेंटल कहते हैं ना, मेंटल हैरासमेंट, मानसिक पीड़ा, ये बहुत छोटा वर्ड है सर। रोज सुबह उठता है चयनित अभ्यर्थी, डेली न्यूज पढ़ता है कि उससे रिलेटेड क्या है, मानसिक तनाव को झेल कर वो उससे ओवरकम करके एक नई आस लेकर डेली सोता है, और फिर वापस से वही साइकिल रिपीट कर रहा है पिछले 3 महीने से। सर, ये मानसिक पीड़ा तो बहुत छोटा वर्ड है सर। बिल्कुल नमन जी, जैसा आपने बताया है कि एक मानसिक पीड़ा से तो गुजर ही रहे हैं, साथ ही और बहुत सारे सवाल यहाँ पर छूटते हैं कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहा था, अब उस बाकी तैयारी में भी, अभी इस हमने रिपोर्ट में भी देखा कि एक युवा का कहना है कि अब हमारा मन भी नहीं लग रहा है किसी और तैयारी के लिए। एक बार यदि हिम्मत टूट गई, इंसान की अंदर से हिम्मत टूट जाती है,
तो एक बहुत बड़ा असर होता है उसका। अब उस व्यक्ति का कहना है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यदि सर मैं ऐसे आपको विचार बता आने तो रहा हूँ। लगेंगे। जी 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 सर। नमन जी। सर देयर इज अ तो शार्प डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी स्टूडेंट। सर मैं आप किसी और की बात क्यों, सर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बात सुनिए सर। सर 30th जुलाई को हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद से मैं सर बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को मतलब 10th क्लास 12th क्लास 11th क्लास होम ट्यूशंस लेता हूँ, अपना खर्चा चलाता था, अपनी जीविका चलाता था। तो सर 30th को जब मेरा रिजल्ट आया तो 5 to 10 को मैंने नया सेशन स्टार्ट था, मैंने बोल दिया कि दैट आई कांट कंटिन्यू, मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, अब मेरे को सर्विसेज में जाना है। तो सर वो दिन है और आज का दिन है सर, ना मैं किसी को पढ़ा पाया हूँ ढंग से, ना मैं खुद पढ़ पाया हूँ उसके बाद से, क्योंकि सर आपका आधा ध्यान सर आप छात्रों को आपने राजनीति में घुसा दिया है। बेचारे वो आंदोलन कर रहे हैं, लात खा रहे हैं। जिन छात्रों का काम पढ़ लिख कर देश को संवारना था, उनको लात पड़ रही है, उनको ताने सुनने को मिल रहे हैं। कोई फर्जी कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, कोई। तो सर आप समझिए ना, ये एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, साथ ही साथ इकोनॉमी, तीनों पे कड़ा प्रहार है युवाओं को। हर मतलब ये सर तिहरी मार है सर, 3-4 तरह से मार पड़ रही है युवा को। ना सिर्फ इससे उनकी एफिशिएंसी पे असर पड़ा है, इफेक्टिवनेस पे भी असर पड़ा है। सर मैं तो खुद तैयारी करता हूँ एमपीपीएससी की, 30 तारीख के बाद से मैंने किताब खोलकर नहीं देखी। अब मैं आपको क्या बोलूं सर, ये तो मेरा हाल है, और बाकी चयनित अभ्यर्थियों का तो क्या हाल होगा सर, आप समझ ही सकते हैं। इसमें कितनी युवतियां हैं जो जैसे तैसे अपने घर पे प्रिपरेशन करके उनने टाइम मांगा, समय मांगा। सर ये नौकरी नहीं थी सिर्फ उनके लिए, सर ये उनका टोकन था, टोकन ऑफ फ्रीडम थी। उनको फ्रीडम, उनको आत्मनिर्भर, उनको एक स्वावलंबन बनाने का एक टोकन था। वो टोकन भी फाड़ दिया गया, कुचल दिया गया। तो सर आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बिल्कुल एफिशिएंसी खत्म नहीं हुई है, किसी की आजादी को आपने चकनाचूर कर दिया है। एक्स सर्विसमैन जो सर हमारे देश का गौरव है, जो लड़कर आए हैं विरोधी पड़ोसी मुल्कों के दुश्मन से, उनको रोज अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते थे अपने सर्विस के जी। पीरियड में। आज सर जब उनको नौकरी देने की बात है, उनका गौरव वापस दिलाने की बात आई, आपने नीलम पार्क में उनपे लात घूंसे चलवा दिए पुलिस वालों से। तो सर ये सब थोड़ा देखने का विषय है सर, क्या क्या झेल रहे हैं वो तो अब सर बिल्कुल भगवान ना करे हमारे दुश्मन या फिर किसी भी युवा को इस दौर से गुजरना पड़े जो हम गुजर रहे हैं। पढ़ाई निश्चित लिखाई ही तो सर नमन बहुत जी, छोटा आपने मैटर जो है। बात, जी बिल्कुल, जो आपने बात कही है वो एक जो भी तैयारी करने वाला युवा है वो सभी की है। और इस तरह की जब गतिविधियां होती है और इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसमें उन विद्यार्थियों के ऊपर और उन अभ्यर्थियों के ऊपर भी सवाल उठते हैं जिनने मेहनत करके और अपने दम पे ये चयन पाया है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति कोई भी होगा तो वो यही प्रश्न उठाएगा कि तुम भी उसी में शामिल होगे। तो बिल्कुल सर, मैं तो कह ये रहा हूँ एक ना सवाल सर, भी खड़ा हो मैं जाता है। 3 महीना पहले सर, मैं आपको बताता हूँ, 3 महीने पहले मैंने आवाज उठाना स्टार्ट किया था सर। हम सभी 10-12 बच्चों ने मिलकर चयनित अभ्यर्थी आवाज उठाना स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट में एक तरह की अफवाह थी। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे क्या क्या नहीं बोला गया, मेरी माँ बहनों तक को गाली दी गई। मेरे जी फादर सर जब उनने कमेंट पढ़े सोशल मीडिया के, मेरे पड़ोसियों ने पढ़ा है कि आपका बेटा ये कर रहा है, सर उनको बिस्तर पे बैठ गए सर, उनको बीपी बढ़ गया था उनका। मेरी माँ रोने लगी कि बेटा ये सब क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तैयारी मत करो। मेरी 4 बहनें हैं सर, वो तक व्यथित हो गए कि भाई क्या कर रहे हो ये सब, तुम ये सब छोड़ दो, तुम नौकरी वोकरी कहीं और प्राइवेट ढूंढ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए जीवन में। तो सर चयनित अभ्यर्थियों को ना सिर्फ 15 लाख या फिर कुछ ऐसा बोला जा रहा है, बल्कि उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है सर। जहां पे हमारा एक तरफ सम्मान होना था समाज में, हम आज सर हंसी के पात्र बन गए। ना सिर्फ हंसी के, बल्कि एक सर जिसको बताता हूं मैं चयनित हूं, कटाक्ष मारता है सर हंसकर, 15 लाख वाले हो क्या तुम भी। सर आप समझिए मेरी मनोस्थिति क्या होगी उस टाइम। सर मेरे 5 साल का संघर्ष कोई नहीं देख पा रहा सर, यहाँ पे दिक्कत ये है। और मेरा ही नहीं सर, मेरे पीछे जितने भी 8600 बच्चे हैं उन सभी का। जिन लोगों ने तैयारी की है, और ये 5 साल की मेहनत है, 6 साल की मेहनत है, और एक तो इतने दिनों बाद भर्ती निकलती है और वो भी सही ढंग से यदि ना हो तो चयन तो दूर की बात है और मनोबल टूटता है। और इस तरह की जो स्थिति है, पूरा परिवार उस स्थिति का सामना कर रहा है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आप यदि सहयोग प्रदान नहीं कर सकते हैं तो उनका मनोबल ना गिराएं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सर ट्रोल मत कठिन करें सर, परिस्थिति है मेरा ये, ये कहना है कि जिससे डोंट जी ट्रोल अस, क्योंकि आप अगर हमको ट्रोल कर रहे हो तो कल को आप भी हमारी जगह कल आओगे, क्योंकि ये सिस्टम की मार है। आज हमारा घर जल रहा है, आप भी बिल्कुल जद में आओगे। निश्चित ही।
नमन जी, हम आपके पास लौट के आएंगे, हम चलेंगे जी सर। शिवदत्त शुक्ला जी के पास। शिवदत्त जी, आप तैयारी कराते हैं और प्रशिक्षक भी हैं, आप भी इन स्थितियों को देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी प्रक्रिया में? सबसे पहले सर मैं विंध्या फर्स्ट टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दा और विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया। सर लास्ट टाइम 2017 में ये लोग पेपर लेते हैं। 2017 में नोटिफिकेशन आया, एग्जाम कंडक्ट कराए, ज्वाइनिंग हो गई, 100 नंबर का पेपर था। 5 जनवरी को ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं, अभी जो वैकेंसी हुई। 15 मार्च से पेपर रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। पिछली बार 2017 का पेपर कंडक्ट हुआ, वो 100 नंबर का था। इस बार का 200 मार्क्स का पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब आप सोचिए कि एक बच्चा 8 सब्जेक्ट पढ़ना है उसको 2 महीनों में। बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे नमन जी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का नोटिफिकेशन आया, जॉब चाहिए, पारिवारिक मजबूरियां होती हैं, वो पटवारी में भी फॉर्म भरे और सेलेक्ट भी हुए। तो 8 सब्जेक्ट थे, उसमें मैं आपको एक सब्जेक्ट बताना चाहता हूँ, जनरल मैनेजमेंट की नोट्स ही नहीं थी। जनरल मैनेजमेंट की जो नोट्स थी इधर उधर से करके वो नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराए, उन्होंने तैयारी किया। 13 लाख फॉर्म पड़े, 7,000 के अप्रॉक्सीमेट बच्चे सेलेक्ट हुए। सरकार को लगा कि हम चुपचाप करप्शन करा ले जाएं, किसी को पता नहीं चलेगा। इनकी जो लोग करप्ट हुए हैं, अगर आप टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे, बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म पे उनके इंटरव्यू अवेलेबल है, अगर आप जाके देखेंगे उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ये इतना डिफेम नहीं होता, पटवारी स्कैम जो होता है वो जल्दी जांच भी हो जाती, लेकिन जो सिलेक्टेड लोग हैं 2 खेमे में बट गए। एक जो रियल में मेहनत करके सेलेक्ट हुए थे और एक जो करप्ट होके सेलेक्ट हुए थे, वो भी आंदोलन में भाग ले रहे थे। ट्विटर पे हो गया, ऑन द ग्राउंड हो गया, एप्लीकेशन देना हो गया। अब इन्होंने जो टॉपर थे उनको नंबर दे दिया 160 प्लस। जिन पेपर ऐसा बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 मार्च से पेपर स्टार्ट हुआ, 23 अप्रैल तक पेपर चला। 15 से लेकर के 23 से 26 अप्रैल तक पेपर चला। शुरू के जो पेपर थे, हम लोग हर दिन पेपर देखते थे और बच्चों से बात करते थे कि एग्जाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पास 8 सेक्शन है। पहली बात तो सर व्यापम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत बहुत खराब है सर। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो ओपनली होना चाहिए और पब्लिक वे पे होना चाहिए। आप व्यापम के ऑफिस में बैठ के नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप दो बिटवीन सर, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। मुझे बोल लेने दीजिए, प्रक्रिया, फिर मैं सर आपके नॉर्मलाइजेशन की नमन प्रक्रिया जी, जो आप नमन- बात कर रहे हैं सर, नॉर्मलाइजेशन आप मुझे- प्रक्रिया आप की मुझे जो आप बोल- बात कर रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट से प्रूवन है। ये कभी आपके फेवर में आएगी, कभी सर, किसी के फेवर में आएगी। एमपी आप हाई अभी कोर्ट से ये अभी proven अभी है, सर सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। कल जाके आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिएगा, एमपीपीएससी को लेकर, नॉर्मलाइजेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एमपीपीएससी सवाल पूछा है। एमपीपीएससी और व्यापम के नॉर्मलाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है हाँ, सर। अंतर है। नमन जी, सर आप सुन तो सर लीजिए, आप कहाँ की आप बात सुनेंगे। सिविल सर्विसेज अरे में आप- और नमन एमपी जी। व्यापम बोर्ड में देयर इज अ ठीक, दो लोगों को जब समय दिया जाएगा तो आप अपने समय में बोलेंगे। बिल्कुल, आपकी जो बिल्कुल। भी बातें हैं आप बिल्कुल। नोट कर लीजिए पेपर में और उस समय रख लीजिएगा। मैं नॉर्मलाइजेशन के जी। खिलाफ नहीं हूँ। मैं नॉर्मलाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा मैं खिलाफ हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपने नॉर्मलाइजेशन, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं सर, 158 नंबर करके आ रहा, 138 आ रहा, 15 20 नंबर का आ रहा, इतना डिफरेंस हो रहा ना। तो आप एक ट्रांसपेरेंसी लाओ कि सुनिए, मैं खुद, हाँ, हम सब साथ हैं सर, हम सब साथ हैं, हम साथ में ही हैं, हम आपके साथ ही हैं और हम आपके फेवर में बात रखने के लिए आए हैं। आप मुझे सुन लीजिए, सुनिए। ओके, 15 मार्च से 26 तक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो आप, हर दिन एग्जाम का लेवल अलग अलग, आपने नॉर्मलाइजेशन किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी रख दीजिए, वीक की, इतने वीक का ये हमारा मेजरमेंट था, ये फार्मूला है, देखो ऐसे ऐसे हुआ। आप व्यापम का ट्रस्ट तो ऐसे भी कोई नहीं कर रहा, ट्रस्ट लेवल 0 है। बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, अब जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ, ये जो 7,000 के समथिंग बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं एग्जाम में, इसमें सिर्फ पटवारी की वैकेंसी नहीं थी, इसमें सामाजिक सहायक सुरक्षा अधिकारी थी, जनसंपर्क विभाग की थी, दुग्ध डेयरी डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी। ये जितने लोग नेताओं के लोग थे, आपने ग्वालियर में देखा होगा, सतना में देखा होगा, जहां से ये लोग एग्जाम दिए, आपको जान के हैरानी होगी, इनके नंबर 170 नंबर आ रहे हैं। नमन जी के नंबर आए होंगे 150 तक आए होंगे। नमन जी ने मेहनत की, सेलेक्ट हुए, 5 साल की तैयारी की इन्होंने, इनके नंबर 150 आ रहे हैं। जो लोग, सर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो करप्शन के थ्रू इस एग्जाम में बैठे हुए थे, जिनसे जो 100 नंबर के लायक नहीं थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर। ओके ओके, अब सुनिए, उनके नंबर आते हैं
कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब उनके नंबर आते हैं, अब नंबर आते हैं, आप मीडिया के सामने आते हो। अगर एक लड़की, अगर वो 160 प्लस पा रही है, ठीक है, आपको मध्य प्रदेश के जिले नहीं पता टोटल नंबर कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो सवाल तो उठेगा ना। अब ये अच्छा, वो ये सवाल उठा और लोगों के सामने आया। फिर मैं बता रहा हूँ सर कि ऐसे बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हैं, ये सर मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे ये जिला अलॉट हो गया है, आज पार्टी होगी, शाम को उन्होंने पार्टी दी। रात को ट्वीट आता है, रात को ट्वीट आया, 31 जुलाई को रिजल्ट आ रहा। पहली बात तो रिजल्ट इनका नहीं खुलता, व्यापम वालों का साइट क्रैश हो जाती है। बच्चे उठ उठ के रात को 2-2 बजे अपना रिजल्ट ओपन करते हैं। 13 लाख लोग, वही बता रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल, मैं पूरा बता रहा हूँ सर, मैं यही देख रहा हूँ। मैं रोज 10, 20, 50 बच्चे जो सिलेक्टेड अपने आसपास के हैं, सब व्यथित है आपकी तरह। हर में नमन सिंह है भैया, हर में नमन सिंह है, आप समझ लीजिए। अब रिजल्ट खुला सर, पीपल और सबकी अपनी अपनी कहानी है सर। अपनी मतलब जिस पे सर रिजल्ट खुलता मूवी, है सर। डॉक्यूमेंट्री नहीं सर, मूवी बन सकती है। अरे व्यापम में स्कैम पे तो कोई सर बिल्कुल बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए और नहीं नहीं वेब नहीं सीरीज सर, बननी चाहिए, व्यापम बनाता स्कैम ही पे नहीं नहीं, कोई। मैं बोल रहा हूँ कि 86 जो बच्चे हैं उन सबकी लाइफ पे एक एक मूवी बन जाए सर। सबकी कहानी इतनी ज्यादा रोचक, ओके, इंटरेस्टिंग और थ्रिलर से भरपूर। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे चल के बनाएंगे। अब सुनिए, ये 30 जुलाई की बात बता रहा हूँ। इसके बाद हमारी सरकार का एक ट्वीट आता है कि वैकेंसी हम रोक रहे हैं, हम 31 अगस्त तक हर हाल में। पहले तो हमारे एक मंत्री साहब है, वो मान ही नहीं करप्शन हुआ है, और वो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं जिस एरिया से करप्शन सबसे ज्यादा हुआ है। उनके पास बच्चे जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके, सर करप्शन हुआ है। कोई करप्शन नहीं हुआ है, कांग्रेस अपोजिशन वाले हल्ला मचा रहे हैं, मतलब इतने लोग हल्ला मचा रहे हैं। फिर वो माने, फिर जब प्रेशर बढ़ा, ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया टॉपिक, तब जाके वो मंत्री जी माने, हाँ हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे शिवराज मुख्यमंत्री साहब जी बोल रहे हैं कई सारे इंटरव्यू में कि हम जांच कराएंगे, 31 अगस्त तक जांच क्लियर हो जाएगी। सर मैं लिख के देता हूं, आप अभी सरकार बदले या सरकार ना बदले, ये अभी 1 से 2 साल कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूं क्योंकि एमपीपीएससी का आप हाल देख लीजिए, 2019, 20, 21, 22, 2019 सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग क्लियर करा पाएंगे। और रही बात बच्चों की सर, तो बच्चे बहुत व्यथित हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं पूरे समाज से और विंध्या फर्स्ट के दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि वो इस बार अपने बच्चों के, अपने आने वाली जनरेशन के हक में डिसीजन लें। और इनके मंत्री विधायक अगर आए, ऑन द ग्राउंड आए और वो कहें, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछे, पटवारी का क्या हुआ। पटवारी बस नहीं सर, एग्रीकल्चर में ये लोग करप्शन कर रहे हैं, फिर से वैकेंसी करने आते हैं। सर मैं हैरान हो जाता हूं, अभी रिसेंटली विज्ञापन आया हुआ था, एमपीपीएससी की बात कर लेते हैं। उसमें आरक्षण की जो नियमावली वो ये कहती है कि सबकी कुछ ना कुछ पोस्ट होनी चाहिए। इन्होंने फॉरेस्ट की भी वैकेंसी निकाली, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस का एक भी पद नहीं है, वो फिर कोर्ट जाएगी सर, क्यों एग्जाम करा रहे हो। दूसरा सुनिए सर, ये पटवारी संविदा वर्ग 2 का ये लोग पेपर ले लेते हैं, वर्ग 2 का ये अभी पूरा एग्जाम प्रोसेस बदल दिया, व्यापम ने अपना नाम बदल दिया, तब भी इसका वर्क जो करने का तरीका है, कार्य प्रणाली, वो बिल्कुल नहीं बदली है। ये वर्ग 2 का प्री लेते हैं, वर्ग 2 के मेंस लेने की बात आती है तो इनके पास ये नहीं पता सर कि सोशल साइंस में हमारे पास सीट ही नहीं है, और उसमें अप्रॉक्सिमेट 17,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए हैं। ये लेबल है इनका, ये जो बैठते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैं बस आम जन से, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी ये लोग वोट मांगने आए, अभी हमारे पास गोल्डन चांस है, हमें इनसे ये पूछना है, आपने क्या किया, आपने संविदा वैकेंसी के साथ क्या किया, आपने पटवारी के साथ क्या किया, आपने ग्रुप 2 एग्रीकल्चर जितने सारे एग्जाम हुए उनमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, जनता को बताइए, और ऐसे काम नहीं चलने वाला सर। थैंक यू। अब ना मैं सर अपने सवाल रख सकते हैं। जी जी सुदत्त जी, आपने जो बात रखी है और जनता से भी आपने एक अपील की है। जनता के यदि कोई सुझाव हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़े तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही आप कला संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि कोई वीडियो मैसेज है आपका, वो आप हमें हमारे मेल आईडी में भेज सकते हैं। यदि वो मुद्दा महत्वपूर्ण है और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम निश्चित ही पड़ताल करके उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हम चलेंगे विपिन जी के पास, जी हम के पास लौट के आएंगे। विपिन जी के पास चलेंगे। आप रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, आप क्षेत्र में थे, क्या कुछ देखा आपने, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जब मैं इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था खंड जी, तो समझिए मुझे कोई एक दीपक की कहानी नहीं, लाखों दीपक मुझे ऐसे मिले जिनके आंखों में आंसू था, दर्द था। उनकी माएँ जो एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरा बच्चा जो है इतनी कड़ी मेहनत से सफल हुआ है
और आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा। उनकी बच्चे तो व्यतीत है ही हैं, उनके परिवार की स्थिति इतनी भयावह है, मुझे जो समझ में आया, जो मुझे देखा, जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतनी व्यथा मैं अभी तक तो अपनी कैरियर में, अपने समय में नहीं देखा। क्योंकि चयनित पटवारियों का दर्द वाकई, उनके दर्द को जो महसूस कर सकता है वही कर सकता है जो युवा है, जो इस पेशे से जुड़ा है, जो पढ़ाई कर रहा है। तो मैं जब इस ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों से मैं बात कर रहा था, तो उनके दर्द थे, उनके कई सालों के संघर्ष थे, उन संघर्षों की कहानियां, उनके माँ बाप की कहानियां, उनकी बहन की कहानियां, कि किसी ने तो ये तक कह दिया कि मेरी माँ ने पढ़ाने के लिए मुझे घर से बाहर रखा, कर्ज ले रखा है ताकि मैं पढ़ सकूं, मैं बेहतर कर सकूं, और मेरा ज्वाइन हो तो उस ज्वाइनिंग के माध्यम से जब मुझे कुछ पैसे मिले और मैं उस कर्ज को पटा सकूंगा। मैं समझता हूं उन उन लोगों का क्या हालत होंगे जिन लोगों ने कर्ज लेकर के पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति है, लोगों में दर्द है, और इस दर्द को हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया भी है। जी अखंड जी। जी विपिन जी, जैसा आपने बताया कि एक बहुत ही दर्दनाक पूरा घटनाक्रम रहा है ये, और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इतनी मेहनत से अपने सारे कार्य छोड़कर लगे हुए हैं तैयारी करने में, और फिर जब तैयारी करके वो परीक्षा पास भी कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं तो वो उनका मनोबल तोड़ देती हैं। हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जैसा शिवदत्त जी ने कहा है कि जब भी आपकी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आए तो आप उनसे सवाल जरूर करें कि आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, और आपने रोजगार के लिए क्या किया है, जो बेरोजगारी की दर है उसे कम करने के लिए क्या किया है। बाकी साधन छोड़िए, जो हर व्यक्ति नहीं कहता कि उसे शासकीय नौकरी मिले, रोजगार के साधन भी सृजित होने चाहिए। अभी तो हमारा जो मूल विषय है आज का, और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि हम पटवारी भर्ती भले कह रहे हैं, लेकिन जितने भी पद थे इस भर्ती में वो सभी की बात है, पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है, क्योंकि पटवारी एक बहुत परिचित नाम है, हमने शुरुआत में भी कहा, इसलिए इसका नाम पटवारी भर्ती भले है। इसमें अनेक पद थे, और जिस भी पद के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो सभी इंतजार में बैठे हैं, और निश्चित ही हर सुबह वो जब अखबार खोलते हैं या अपना मोबाइल फोन खोलते हैं तो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आज कुछ अच्छी खबर आए या अच्छा परिणाम आए, हमारे पक्ष में आए, लेकिन फिर से वो उम्मीद उनकी टूट जाती है जैसे ही वो अखबार या अपना मोबाइल फोन देखते हैं। नमन जी, आप अपनी कुछ बात रखना चाह रहे थे। नहीं सर, मैं यही बस बोलना चाह रहा था कि मन बहुत व्यथित है। ना सिर्फ ये हमारे जो अभी सारे विद्यार्थी, जो 10 लाख 12 लाख लोग की संख्या है, उन सब के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि सर हम अकेले नहीं है इस लड़ाई में। कल हमने लात खाई है नौकरी के लिए, आप भी खाएंगे, क्योंकि सिस्टम नौकरी नहीं देना चाह रहा। अल्टीमेटली वो ऐसे ही विभाजित करके, लड़ाई करके, एक दूसरे को अलग अलग करवा के, अनसिलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड, ये सब करके करेंगे। देखिए सर, हमारा तो शुरू से ही ये स्टैंड रहा है कि जांच हो, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे और नियुक्ति हो जो निर्दोष है। और सर इसके पलट जो लोग बोलते हैं कैंसिल हो या फिर कुछ भी हो, उनसे बस मेरे सर 2-3 चंद सवाल है कि अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो सारे दोषी तो वैसे भी बच जाएंगे अगर हुए तो। क्योंकि सर राजस्थान में आप देखेंगे तो हर कभी भर्ती प्रक्रिया आती है, निरस्त होती है, क्योंकि उसमें घोटाले रहते हैं, उजागर होता है, निरस्त हो जाती है, कोई दोषी पकड़ा नहीं जाता है। अल्टीमेटली देयर इज नो पर्सन अकाउंटेबल फॉर इट, कोई भी उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसे यहां भी होगा, भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। तो सर अल्टीमेटली, और चलिए सर रद्द हो भी गई तो अगला एग्जाम कब होगा? 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, किसने देखा है सर? और हो भी गई तो क्या गारंटी है कि वापस से फिर से ये घोटाला ना हो? मेरी बात समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। मतलब आप ये देखिए कि क्या गारंटी उसमें भी ना हो। और साथ ही साथ सर चलिए, मैं तो सर मैं वापस से पढ़ा कर या कि जैसे तैसे इकट्ठा करके मैं वापस से अपना पढ़ा कर या कोई भी अपनी आजीविका का उपार्जन करके मैं फिर से तैयारी कर लूंगा। लेकिन सर उस बच्चे का क्या जिसके पेट में मजदूर है, जिसने जो कोयला लिटरली फेंकते हैं सर, सिंगरौली के तापगृह में कोयला फेंकते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं सर वो, और जैसे तैसे भोपाल आकर, उसके लिए तो सर 1-1 महीना भारी है भोपाल में रहना, वो कैसे 6 महीने 8 महीने अपने आप को खींच पाएगा उस तैयारी में? तो सर मैं चाहता हूं सर जस्टिस हो तो इंक्लूसिव हो, देयर हैज टू बी सम इंक्लूसिविटी इन द जस्टिस।
एक्सक्लूसिविटी ना हो सर, हर एक बच्चे को लिया जाए उस जस्टिस के अंदर, चाहे वो अचयनित हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाला हो, चाहे वो सर अगर दोषी पाए जाते हैं इसमें तो सर जो दोषी पाएगा उनको अलग करके सर वेटिंग लिस्ट वालों का केयर होगा। लेकिन सर अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो सर मैं आपको बताऊं आने वाले टाइम में ये पैटर्न सेट हो जाएगा। आने वाले टाइम पे सरकार वैसे भी भर्ती देना नहीं चाह रही है, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आप हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे नो वन इज पॉलिटिकली विलिंग टू गिव नौकरी और टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। तो सर आने वाले टाइम पे ये पैटर्न सेट हो जाएगा, ये एक पैटर्न चलता जाएगा कि भर्तियां आएंगी निरस्त होंगी, भर्तियां आएंगी निरस्त होंगी, निरस्त होंगी, यही सब पैटर्न एक चलता जाएगा। और इस पैटर्न के अंदर जो पिसेगा आप जानते हो वो कौन पिसेगा, शिक्षित वर्ग, युवा वाला और उनका परिवार। तो सर ये टाइम है हम सभी छात्रों का एकजुट रहने का, कंसोलिडेट करने का इस मुहिम के अंदर कि भाई जांच रिपोर्ट आप जल्दी दीजिए और अगर कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए तो उसको आगे करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और अगर कोई नहीं है जो निर्दोष है या फिर जैसा भी है आप उन्हें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली सर ये पैटर्न सेट नहीं होना चाहिए एमपी के अंदर, क्योंकि जहां ये पैटर्न सेट हुआ फिर तो सर आने वाले टाइम पे भर्तियां आएंगी, बेरोजगारी का हाल वैसे का जस का तस रहेगा। और सर वैसे भी दिक्कत ये है ना सर, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी के एजेंडे में युवा वर्ग है ही नहीं, किसी के एजेंडे में नहीं है सर। वी आर ओनली 5 to 10 लाख पीपल। बिल्कुल, ये जो बात हुई है कि जी कि जो युवा वर्ग है वो प्राथमिकता में क्यों नहीं है, युवा बेरोजगार है और इस बेरोजगारी के मार से वो अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर पलायन करने को तैयार है। और अनेक स्थितियां हैं और जो युवा तैयारी करके कुछ अच्छा करना चाह रहा है उसके साथ यदि इस तरह की स्थितियां होंगी तो कैसे सामना करेगा वो परिस्थितियों का। और बड़ी बात यह है कि न्याय होना चाहिए, निश्चित ही जैसा नमन जी ने कहा है कि न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा ना हो। और यहां प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है और इतने जांच के पैटर्न होते हैं, एक सामान्य विद्यार्थी कई बार उस जांच की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते करते बाहर हो जाता है कि आप ये प्रवेश पत्र नहीं लाए हो, आप ये कागज नहीं लाए हो, आपका यहाँ फिंगरप्रिंट लगेगा और जो भी होता है वहां जाने के लिए, उसके बाद इस तरह की स्थिति होती है। ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोग हैं और जो भी शासन की व्यवस्था है उसमें एक बड़ा सवाल है। श्रीधर शुक्ला जी, क्या कहना है आपका इस पर? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भर्ती में बार बार कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बहुत ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज सर, इन सब के बीच में सवाल ये नैतिकता का उठता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो न्यूज में आए और वो जेल प्रहरी में उन्होंने विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया और मतलब बनवा के उसमें जेल प्रहरी के एग्जाम में वो फिट हैं, ठीक है, पटवारी के एग्जाम में वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा के सेलेक्ट हो रहे कम नंबर में। क्या यहाँ नैतिकता का सवाल नहीं उठता? यहाँ विद्यार्थियों को अपनी नैतिकता भी समझनी चाहिए कि जब उन्हें कोई ऑफर कर रहा है कि आपको मैं 15 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ विद्यार्थी सर दो खेमे में बटा हुआ है, एक पैसे वाले, एक मध्यम वर्गीय परिवार और एक मेहनत करने वाला, तीनों को समझना होगा। जो लोग 15 लाख रुपए दे के सीट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत है, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, उनमें नैतिकता की कमी कहाँ रह गई? अगर उनमें नैतिकता होती तो वो ऐसे करप्शन आगे ही ना करे, वो खुद आगे सरकार को बता दें, पुलिस को बता दें कि हमें हमारे सर मैसेज आया, हमें बोला गया इतने रुपए देंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आया मध्यम वर्गीय परिवार, सर इसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार पिसता है और उनके लड़के पिसते हैं। वो तैयारी करते हैं, वो रूम लेते हैं, वो अपने से खाना बनाते हैं, वो कोचिंग जाते हैं, वो खर्चे निकालने के लिए कोचिंग में पढ़ाते हैं, जाके एग्जाम फीस भी ये लोग सबसे ज्यादा सर फीस एग्जाम, आप यूपी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए 100-150 रुपए फीस होती है एग्जाम फॉर्म की। एमपी का कोई भी एग्जाम 500, 300, 600, 800, 900, 1000, 12, जेल पेडी का 1200 का फॉर्म भरा गया सर। ये हो गया सबका सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब एग्जाम हो गया, कंडक्ट हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आया, उस बच्चे का मेंटल हेल्थ का क्या, जो सेलेक्ट हुआ और वो इतना खुश हुआ कि वो अपने सारे दोस्तों को पार्टी दे दिया। अब उसके दोस्त ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है जब पटवारी का एग्जाम मतलब कैंसिल हुआ तो एक मीम्स चल रहा था, काफी ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था उस मीम के साथ कि ब्रह्मा के बाद पटवारी एक ऐसे लोग होते हैं जो धरती का नक्शा बदल सकते हैं। और जितने लोग सेलेक्ट हुए थे वो सब एकदम स्टेटस, स्क्रीनशॉट,
हैप्पीनेस अपनी शेयर कर रहे हैं। सर सिंपल सा कहना है, ये ऐसे नहीं होने वाला। जो नमन जी कह रहे थे पैटर्न सेट हो जाएगा, पैटर्न सेट हो चुका है सर। पैटर्न 2012 से सेट है। हमें समझने की जरूरत है। अब क्या हुआ, यूथ अवेयर हो चुका है, सोशल मीडिया है, आप जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म है जो जनता के बीच जाके मुद्दे उठा के ला रहे हैं। अब वो चीजें खुलने लगी हैं, बहुत तेजी से खुलने लगी हैं। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं, एग्रीकल्चर हो, टीचर हो, पटवारी हो, ग्रुप 2 सब में करप्शन हुआ है सर। ये तो पटवारी हाईलाइट होगा क्योंकि लोग बहुत सीरियसली इस एग्जाम को ले रहे थे। यहाँ तो एमपीपीएससी वाले आधे बैठे हुए, तो इसलिए हाईलाइट हो गया। एग्रीकल्चर वाला कैंसिल करा है। और ये सब सर सतना के कॉलेज में करप्शन हुआ, ग्वालियर कॉलेज में करप्शन हुआ। कोई बात नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट सीधी में पेपर देने गए थे। एक कॉलेज है और वहां भंवर लगी हुई थी पेड़ पे। भंवर की वजह से वहां पे उन्होंने परेशान किया विद्यार्थियों को। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर नहीं दे पाए। उनमें से मैं कम 5 से 6 बच्चों को जानता हूँ। तो इनका एग्जाम प्रोसेस बिल्कुल बेकार है सर, बिल्कुल बेकार है। मैं तो कहता हूँ व्यापम को नाम बदल दिया इन्होंने अपना, इसको एकदम हटा ही दें, एक नई शाखा गठन करें और जल्दी से जल्दी करो। एक मेहनत करने वाले बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए सर, और कुछ नहीं। बिल्कुल न्याय होना चाहिए और इस न्याय के लिए ही हमने एक विशेष कार्यक्रम इस विषय पे रखा है। साथ ही यहाँ आपने एक बात उठाई है नैतिकता की। हमारे जो भी बिल्कुल दर्शक सर। देख रहे हैं, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, उन्हें भी ध्यान देना होगा कि नैतिकता जो है वो भी महत्वपूर्ण है। हम यदि योग्य हैं तो हम उस कार्य के लिए जाएं। हम किसी तरह से अन्य साधन या अन्य रास्ते अपनाकर वहां ना जाएं, क्योंकि बाद में हम उन परिस्थितियों का कैसे सामना करेंगे, जब हमें कार्य करना होगा उसे हम कैसे कर पाएंगे, वो कभी ना कभी तो बात सामने आ ही जाएगी। तो यदि हम अपनी योग्यता के बल में जाएंगे तो निश्चित ही बेहतर ढंग से सफल होंगे और अयोग्य होकर हम कोई स्थान पा नहीं सकते। इसी तरह से जांच होगी और फिर कौन सी स्थिति होगी, जिनका नाम सामने आएगा उनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस सब पूरी प्रक्रिया में जो निर्दोष हैं वो क्यों परेशान हैं? जो निर्दोष विद्यार्थी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और तैयारी की है, उनको क्यों परेशान किया जाए? और जैसा अभी अपनी चर्चा में ही बात आई है कि जो निश्चित समय अवधि थी, निश्चित समय अवधि में जांच पूरी होनी चाहिए। वो जांच यदि नहीं पूरी हो पा रही है तो सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और बड़ा सवाल है कि अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, इसके पहले इन्हें ये कर लेना था। जो लोग भी इस कमेटी में थे, जो जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, उन्हें कर लेना था, नहीं कर पाए हैं, एक बड़ा सवाल है। और अब उनसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमें सवाल करना होगा, उनसे हमें पूछना होगा। यदि हम पूछेंगे नहीं तो हमें न्याय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। हमें अपनी बात रखनी होगी, हमें उनसे कहना होगा, तभी कुछ सामने आ पाएगा। विपिन तिवारी जी, आप लोगों के बीच थे, तो उनके जो माता पिता हैं उनका क्या कहना था और उनकी जो स्थितियां हैं, लोग अपने जनप्रतिनिधि को लेके या जो इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका है उसको लेके लोगों का क्या कहना रहा? जी अखंड जी, बिल्कुल। जब मैं ग्राउंड जीरो पे था और इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था तो मुझे उनके माँ बाप, उनके माँ परिवारों की तो हालात खैर बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही अगर ये कहा जाए तो दुखदाई था ही। लेकिन उसमें से कुछ पीड़ित अभ्यर्थी मुझे ऐसे भी मिले जो ये कह रहे थे कि भैया मेरी अब धीरे धीरे उम्र जा रही है और ये सरकार है जो हमें हमारे भर्ती जो प्रक्रिया है उस पर स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, उस पर कुछ क्लियरेंस नहीं कर रही है। उनका दर्द सबसे ज़्यादा दिखा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तैयारी करते करते समय का पता नहीं चला और मेरी उम्र जो है 30 पार हो रही है, 31-32 को हो रही है। इसमें से सबसे ज़्यादा पीड़ित नजर आई महिलाएं और वो लड़कियां जो जिनकी उम्र हो रही। आपको अखंड जी, जैसे आपको पता होगा कि हमारे समाज में एक दायरा है कि लड़कियों की उम्र का क्राइटेरिया बांटा गया है कि 28 से 30 के बीच, फिर इसके बाद शादी संबंध तमाम चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में उन लड़कियों की मनोदशा को समझना बेहद जरूरी होगा, सरकार को भी समझना चाहिए। और चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में जनप्रतिनिधि द्वार द्वार जा रहे हैं, हर एक के घर में जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है हर एक नागरिक की कि वो अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करें और ये सवाल करें कि क्या हम लोगों की मेहनत क्या इतनी सस्ती हो गई है कि इसे अधर में अटका दिया गया है। इन सब चीजों को, इन सब सवालों के जवाब जरूर लेना होगा। जी अखंड जी।
विपिन जी, आपने एक बात उठाई है, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी बात उठाई है कि वो कितने कार्यों से समय निकाल कर और तैयारियां करती हैं और उन्हें जी समाज के अनेक बंधनों का भी सामना करना पड़ता है। यदि वो चयनित हों और उनकी नियुक्ति ना हो पाए, इस बीच में क्या स्थिति होगी। यहाँ जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे हमारा चैनल के माध्यम से कहना है कि आप अपना मनोबल न खोएं, आप अपने मनोबल को बढ़ा रखें, क्योंकि आप में वो क्षमता है। आपने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है और इतनी कठिन परीक्षा पास की है। कई लोगों से बात की हमने कि जो परीक्षा का स्तर था, जो प्रश्न थे उसमें बहुत कठिन प्रश्न थे। सामान्यतः उनको सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी निकाल पाते हैं। तो आप में इतनी योग्यता है कि आपको कार्य मिल जाएगा। आप हिम्मत ना खोएं, आप अपनी हिम्मत को बना के रखें, आप मनोबल बना के रखें और कार्य की कमी नहीं है, कार्य मिलेगा और यहाँ भी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि सच जो है उसे कुछ दिन तक दबाया जाता है, लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता है झूठ में। शिवदत्त शुक्ला जी, आप प्रशिक्षक हैं, क्या कुछ कहना है आपका जी चैनल के माध्यम से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को? सर, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से यही कहना है कि वो बस अपना फोकस बना के रखें और एक दिन न्याय होगा, थोड़ा लेट होगा, पर उनमें इतनी पावर है कि वो लगातार अगर अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो सरकार को उनके आगे झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी और सरकार हमेशा झुकी है। हाँ, थोड़ा वक्त लग जाता है क्योंकि खेमे में लोग बढ़ जाते हैं। जैसे अभी जो लोग चयनित लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उस बच्चे ने, कोई बच्चा 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। वो किसी फंक्शन में नहीं जाता, उसका सोशलिज्म लेवल 0 हो जाता है। उसका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है, ये पेन वही समझ सकता है। तो मैं समाज से और उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो टोंट करते हैं बच्चों पे, कृपया उन्हें मेंटल सपोर्ट दें और ये एक मेंटल हैरेसमेंट टाइप का जो बातें या मीम्स या वीडियो स्टेटस या बात जो भी करते हैं, उनसे उनको बचाएं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा अगर लगातार डिप्रेशन में रहा तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी लीड कर सकती है उसके अंदर। तो इससे हमको बचाना है और सरकार से मेरी यही बात है और लोगों से ये कि वो जब भी क्षेत्र में नेता जाएं, प्लीज उनको नॉर्मल वोट मत दें। यही है जो उनको बता सकता है कि अगली बार आने वाले जो आपके नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करेंगे, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, उनके लिए आप एक क्लियर वे बना के जाइए कि आप जनता से सवाल पूछिए और नेताओं से भी सवाल पूछिए, लोगों से सवाल पूछिए और एक क्लियर फ्रेम होना चाहिए कि अगली बार वो प्रॉमिस करके जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। किसी भी वैकेंसी में किसी टाइप का करप्शन हो, इसके लिए सरकार को एक बिल लाना चाहिए सर। और बिल ऐसे लाना चाहिए कि जो करप्टेड लोग हो उनको अगले एग्जाम में बैन कर देना चाहिए, अगले एग्जाम में बिल्कुल मत बैठे। इवन दूसरा कि जहां जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ है या वहां के टीचरों को जेल होनी चाहिए और जैमर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये जो कंप्यूटर, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा प्रोसेस, ये लोग नकल कैसे होती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनके जो लोग रहेंगे उनका कंप्यूटर खराब हो जाएगा जानबूझ के, फिर इनको दूसरे कैमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ लोगों का रियल में खराब हो जाता है, कुछ लोग को शिफ्ट कर देते हैं लोग। इनमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जो उसे बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर अलॉटमेंट हुआ है, जब उसे दूसरा कंप्यूटर अलॉटमेंट हो तो वो और बच्चों की निगरानी में रहे या उसी रूम में रहे। कुछ लोगों को मैंने देखा इस कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। जितने सारे वहां एग्जाम में ड्यूटी कर रहे हैं टीचर, वो उन सबका फोन, मोबाइल रडार पे होने चाहिए या मोबाइल यूज ही नहीं करने चाहिए। ये कॉलेजों से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, मैंने कई बार देखा कई सारे कॉलेज में वहां के स्टूडेंट ही एग्जाम में ड्यूटी करते हैं। कई सारे मैं बच्चों को जानता हूँ, वो बोलते हैं सर मेरे कॉलेज में एग्जाम लगने वाला, मुझे पर डे पेमेंट मिलेगा और मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। क्यों करवा रहे हो उनसे आप? हर सेंटर पे एक अधिकारी होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी होना चाहिए कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों का। इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं कैमरा चालू है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, भोपाल होती है। अरे जब लाइव स्ट्रीमिंग भोपाल होती है तो ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? आप करें, आप पूरे एग्जाम की लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हैं सेंटर से, तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है तो उस दिन जवाब दीजिए। मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए एक टॉपर था जो पकड़ा गया, वो करेक्टेड था, उसकी पूरी वीडियोग्राफी निकलवाइए ना, जांच करिए ना, क्यों पीछे हिचकिचा रहे हैं आप? क्योंकि सर जितने सारे कॉलेजेस हैं ये बड़े लोगों की हैं, ये पहले से सेट कर लेते हैं और ये करप्शन कराते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। पहला सबसे काम तो बिल तो जरूर आना चाहिए सर। अगर बिल नहीं आएगा तो जो पैटर्न सेट हो चुका है इसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं होगा। बिल आना बहुत जरूरी है सर। जी, निश्चित ही ये सोचने वाली बात है। जैसा आपने कॉलेज की बात की, तो जिस संस्थान में से प्रकरण निकल के आए हैं सामने, टॉप 10 में जो 7 बच्चे हैं जिस
सेंटर से, तो वर्तमान सरकार के एक विधायक जी का कॉलेज बताया जा रहा है कि बिल्कुल उनका है। बिल्कुल सर। तो से एक बड़ा प्रश्न उठता है, और निश्चित ही जैसा आपने कहा कि कुछ व्यवस्थाएं जो पहले से हैं उनको और बेहतर करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि वीडियोग्राफी हो रही, कैमरा है, तो निश्चित ही फिर जांच में क्यों समय लग रहा है? ये सारी बातें हैं तो आप देख लीजिए उठा के, दूध और वो दूध का पता दूध, चल पानी का जाएगा क्या। पानी हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो जागरूकता का स्तर है वो बना के रखने की जरूरत है, और हिम्मत। हमारा बार बार कहना है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, चयनित हुए, और जो नहीं भी चयनित, वो अपनी मेहनत में ध्यान दें और अपने हौसले को बना कर रखें, क्योंकि एक ये अंतिम मौका नहीं है, आगे और भी मौके मिलेंगे आपको, और अच्छे स्थान मिलेंगे, और जो लोग चयनित हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और होगा। नमन जी, आप चयनित अभ्यर्थी हैं और अपने बाकी साथियों के हौसले को बना के रखने के लिए क्या कुछ कहना है आपका? सर बस यही कहूंगा मैं उनसे कि भगवान पे भरोसा रखिए। आज आपने अथक परिश्रम से ये स्थान पा लिया है, तो आगे भी कुछ अच्छा स्थान प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि आप में वो लगन है, वो मेहनत है, वो जुनून है, वो पैशन है। तो सर उसमें तो उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि सर आपको यकीन नहीं होगा, जब हम ट्विटर की बात करते हैं तो सर एक-एक दिन में 6-6 लाख ट्वीट किए हैं हम लोगों ने, जबकि संख्या में कितने कम है। तो कहने का मतलब ये तल्लीनता, लगनता में तो उनका कोई सानी नहीं है। आज नहीं तो कल दे विल गोइंग टू गेट दैट पोजीशन इन द लाइफ दैट दे एक्चुअली डिजर्व। तो वो जो डिजर्व करते हैं वो उनको आज नहीं तो कल मिलेगा सर। तो बाकी इसी आशा में कि ये भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो, सबके साथ न्याय हो, चाहे वो दोषी हो, चाहे वो निर्दोष हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे अनसिलेक्टेड हो, सबको न्याय की एक मापदंड पे तौला जाए। मेरा बस यही कहना है उनसे कि आप यहाँ तक आए हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आगे भी बहुत आगे आपको जाना है। तो विद पॉजिटिव नोट मैं बस यही बात अपना उनको कहना चाहूंगा। जैसा कि नमन जी ने कहा है अपने साथियों से भी, और जो अन्य तैयारी करने वाले उनके और भी विद्यार्थी साथी हैं, कि आपको हिम्मत बना के रखनी है, और निश्चित ही अब आप विशेष छात्र हैं, आप सामान्य नहीं रह गए, क्योंकि ये 13 लाख लोगों ने यदि परीक्षा दी और उसमें आप चयनित हुए हैं, तो आप में क्षमता है, आप अच्छा ही पाएंगे, आपको जो भविष्य में मिलने वाला है वो अच्छा मिलेगा। इसलिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, और न्याय होगा, न्याय मिलेगा। आज का जो हमारा विषय रहा है, ये पटवारी भर्ती जो चयन परीक्षा हुई, उसमें विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। और जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि जो भी चयनित विद्यार्थी हैं उनका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल गिराएं नहीं। और बाकी भी जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं, और हम अपनी नैतिकता का ध्यान रखें। जहां हमारा कर्तव्य है वो हम निभाएं, और जहां सरकार का कर्तव्य है वो सरकार निभाए। यदि इसमें कमी होती है तो आप प्रश्न उठाएं, आपको सवाल पूछना होगा अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, और निश्चित ही वो समय है जब वो आपके बीच होंगे और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और वो उत्तर भी देंगे। आपके क्षेत्र का कोई मुद्दा है जो इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें, क्योंकि हम उसमें पड़ताल कराएंगे और उसके बाद अपने कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ ही आप अपने क्षेत्र की कला संस्कृति के लिए क्या सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कैसे उसे संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो मैसेज यदि आपका कोई है, आप हमें मेल आईडी में भेजें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही आज की चर्चा में हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़े। शिवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी, आपने बात रखी अपने सभी साथियों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, आपने एक रिपोर्ट तैयार की और कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी धन्यवाद। अपना पंचे शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ, जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।